आज हम ऑडिट में लेक्चर 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेक्चर 3 में हम आज दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पहला कंसेप्ट होगा हमारा डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, और नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ एश्योरेंस। कंप्लीट कंसेप्ट है लेवल्स ऑफ एश्योरेंस एंड व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में हम सिर्फ लेवल ऑफ एश्योरेंस को कवर कर रहे होंगे। जो कंसेप्ट है व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैंने आपको आईकैप का स्टडी टेक्स्ट रेफरेंस भी लिख दिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर ये कंसेप्ट आप आईकैप के बुक से पढ़ना चाह रहे हैं तो आईकैप की बुक में ये आपको किस जगह पे मिलेगा। रेफरेंस में आपको 3 डिजिट नजर आ रहे हैं। पहला डिजिट शो कर रहा है चैप्टर नंबर को, दूसरा डिजिट जो है वो सेक्शन नंबर, और तीसरा डिजिट पैराग्राफ नंबर। यानी ये कंसेप्ट आपको आईकैप के चैप्टर 1 सेक्शन 2 में पैराग्राफ नंबर 3, यानी चैप्टर 1 में पैराग्राफ 2.3 में आपको ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ मिलेगा। और इसी तरह जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 का कंसेप्ट है, ये आपको आईकैप की बुक में 3 जगह पे मिलेगा। चैप्टर 1 में सेक्शन 2.1, 2.2 और 5.2। स्टार्ट करते हैं अब हम डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। इससे पहले एक लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि एक ऑडिट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी के ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि वो बिजनेस को चलाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स के हवाले करेंगे, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चल सके कि सारे साल में डायरेक्टर्स ने कैसे काम किया है, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है पूरे साल की। और फिर ऑडिटर, ठीक है, जिसे एश्योरेंस प्रोवाइडर भी कहते हैं। फॉर द टाइम बिंग ऑडिटर और एश्योरेंस प्रोवाइडर ये सेम टर्म जो है, इसको मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं। इनमें टेक्निकली थोड़ा सा फर्क है, जो कि लेक्चर के अगले हिस्से में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर इसके बाद 3 पार्टीज हैं, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, ऑडिटर। अच्छा बताइए, 2 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। पहली ऑप्शन, डायरेक्टर्स या मैनेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दें। ये ज्यादा बेहतर है कि डायरेक्टर पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे, उन्हें ऑडिटर चेक करे, और फिर ऑडिटर रिपोर्ट प्रोवाइड करे शेयर होल्डर्स को, जिसमें यह बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या इनमें कुछ गड़बड़ है। बताइए कौन सी सिचुएशन बेहतर है? सेकंड वाली सिचुएशन ज्यादा बेहतर है। जब शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे ऑडिटर की चेकिंग के बाद, और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बता रहा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या उनमें कोई गड़बड़ है, और अगर गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है, तो शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज्यादा श्योर होंगे, ज्यादा रिलायबल होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एक एक्सपर्ट पर्सन है जो कि चेक कर चुका है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इसीलिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब ऑडिटर वेरिफिकेशन कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है शेयर होल्डर को, तो वो असल में रिपोर्ट के जरिए से कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा है शेयर होल्डर्स को, ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है शेयर होल्डर्स को, वो श्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है शेयर होल्डर्स को। तो अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के जरिए एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि वो ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑडिटर असल में एश्योरेंस प्रोवाइडर भी है, क्योंकि वो एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है शेयर होल्डर्स को? तो क्या ये कह दूं कि ऑडिटर एश्योरेंस प्रोवाइडर भी? अच्छा, अगर ऑडिटर एश्योरेंस प्रोवाइडर भी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ऑडिटर एश्योरेंस प्रोवाइडर है तो ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? भाई ऑडिटर एश्योरेंस प्रोवाइडर है तो ऑडिट वो प्रोसेस जिसके जरिए वेरिफिकेशन हो रही है वो एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो यहां पे हमारे सामने एक टेक्निकल वर्ड आया, एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये क्या है एश्योरेंस एंगेजमेंट? तो हम अब एश्योरेंस एंगेजमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं डिटेल में।
लेकिन एश्योरेंस एंगेजमेंट का जो कि एक टेक्निकल कंसेप्ट है ऑडिट में, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देना चाहता हूं कि एश्योरेंस एंगेजमेंट कहते किसको हैं। देखिए, ऑडिट में हम आगे चल के जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे समझेंगे, मेरी कोशिश होगी हर कंसेप्ट आपको दो तरीकों से समझाऊं, एक्सप्लेन, डिस्कस करूं। पहला तरीका होगा हमारा कंसेप्चुअली उस कंसेप्ट क्लियर करना। उसके लिए हम आसान तरीन एग्जाम्पल जो है वो शेयर किया करेंगे और आसान तरीन अल्फाज में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि इस कंसेप्ट का मतलब क्या है। लेकिन याद रखें, कंसेप्ट को समझने के लिए अल्फाज कुछ और होंगे, लेकिन फिर हमें एग्जाम में जो प्रोड्यूस करना है वो हमें उन सिंपल वर्ड्स में प्रोड्यूस नहीं करना उस कंसेप्ट को जो हमने कंसेप्ट समझने के लिए सीखे, बल्कि हमें एग्जाम में प्रोड्यूस उन्हें टेक्निकल वर्ड्स में ही करना होगा जिनमें हमने उस कंसेप्ट को किताब में पढ़ा है, किताबों में लिखा हुआ है। याद रखें, कंसेप्ट को दो तरीकों से एक्सप्लेन किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, एक इजी वर्ड और एक टेक्निकल वर्ड। इजी वर्ड किस लिए है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। टेक्निकल वर्ड्स किस लिए हैं? ताकि उनको याद करके एग्जाम में प्रोड्यूस किया जा सके, एग्जामिनर मार्क्स देगा आपको टेक्निकल वर्ड्स के। तो अगर आप मेरे से पूछें सर एश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में बताइए, दो हरफी बात बताएं, लंबी चौड़ी नहीं, कि एश्योरेंस एंगेजमेंट होती क्या है, तो मैं कहूं एश्योरेंस एंगेजमेंट जो है, या इसे फॉर द टाइमिंग ऑडिट एंगेजमेंट भी कह सकते हैं, इसमें ऑडिटर, एश्योरेंस प्रोवाइडर किसी हर वो एक्टिविटी, हर वो काम जिसमें ऑडिटर, एश्योरेंस प्रोवाइडर किसी चीज को वेरीफाई कर रहा है, चेक कर रहा है, वो एश्योरेंस एंगेजमेंट है। जैसे आप कभी ऐसा हुआ कि अपने दोस्तों के साथ किसी होटल में खाना खाने के लिए गए, उसके बाद बिल आया और आपने बिल को चेक किया हो, वेरीफाई किया हो कि ये ठीक है कि नहीं। क्या आपने कभी ऐसे किया? अगर आपने होटल के बिल को चेक किया कि ये बिल सही बना है कि नहीं बना, तो ये चेकिंग करना, ये वेरिफिकेशन करना, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ऑडिट एंगेजमेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप बिल को चेक करके अपने दोस्तों को बता रहे हैं बिल ठीक बना है या बिल गलत है। उसी तरह अगर घर वालों ने आपसे कहा कि आप जाइए स्टोर से, बेकरी से कुछ सामान लेके आइए, आपने बेकरी से सामान लिया, उसके बाद बेकरी वाले ने बिल बना के आपको दिया, क्या आपने कभी देखा कि बिल ठीक बना कि नहीं बना? अगर आपने ये देखा कि बिल ठीक बना कि नहीं बना, तो याद रखें ये ऑडिट ही है, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट ही है। ठीक है, इन शॉर्ट कंसेप्चुअली एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज की वेरिफिकेशन करें कि वो ठीक है कि नहीं, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है। अच्छा, अब लेकिन ये तो हो गया कंसेप्चुअली। टेक्निकल वर्ड्स में वो कहता है जी, अगर एग्जाम में आईकैप हमसे पूछता है कि बताओ एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, तो क्या हम ये कहेंगे कि किसी भी चीज की वेरिफिकेशन करना? पता नहीं, हमें टेक्निकल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इसी कंसेप्ट को हम टेक्निकल वर्ड्स में कैसे डिस्कस कर सकते हैं? वो कहता है सुनिए, एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच a practitioner obtains evidence about valuation of a subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of intended user other than responsible party. क्लियर हुआ कुछ? नहीं, अभी तो मैंने समझाया ही नहीं। ठीक है, फिर सुन लीजिए एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है। अब मैं थोड़ा स्लो मोशन में आपको डिफाइन कर रहा हूं एश्योरेंस एंगेजमेंट को, और कुछ वर्ड्स पे मैं फोकस करूंगा, एम्फसाइज करूंगा। आपने नोट करना है मैं कौन से वर्ड्स को एम्फसाइज कर रहा हूं। सुनिए, एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स एविडेंस अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर। इवैल्यूएशन कहते हैं वेरिफिकेशन करने को। इवैल्यूएशन किसको कहते हैं? वेरिफिकेशन करने को। एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर obtains evidence about evaluation of a subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of intended users other than responsible party. फिर सुन लें, एश्योरेंस एंगेजमेंट means an engagement in which a practitioner obtains evidence about valuation of a subject matter
against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of intended users other than responsible party. अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको, अभी ये बार बार डेफिनेशन आपके सामने रखने का मकसद ये था कि इसमें जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आपके जहन में बैठ जाए। अब अगर इस डेफिनेशन को हम एज सिंगल यूनिट समझने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कोई चीज मुश्किल हो समझना, उसको समझने का फिर तरीकाकार क्या होता है, उसे कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, हर हिस्से को अलग अलग समझा जाए, उसके बाद जब अलग अलग समझ आ जाए फिर उन हिस्सों को दोबारा जोड़ लिया जाए, फिर डेफिनेशन या कोई भी चीज जो होगी वो समझ आ जाएगी। तो हमने समझने के लिए, इस डेफिनेशन को समझने के लिए इसके कुछ हिस्से किए। इन हिस्सों को कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। 5 हिस्से किए किसके? एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन के। इन हिस्सों को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। आप इन एलिमेंट्स को वन बाय वन समझें। जब ये एलिमेंट्स वन बाय वन समझ आ जाएंगे उसके बाद एंड पे कंप्लीट डेफिनेशन भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो स्टडी करते हैं। ये एलिमेंट्स इस डेफिनेशन से ही निकले हैं, अलग से कहीं नहीं आए। सबसे पहला एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन का पहला हिस्सा वो कहता है 3 पार्टी रिलेशनशिप। पहला एलिमेंट क्या है? 3 पार्टी रिलेशनशिप। मतलब क्या हुआ? वो कहता है दुनिया में कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसमें हमेशा 3 पार्टीज इन्वॉल्व होगी। भाई कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होगी? पहले शेयर होल्डर, जिसे यूजर्स भी कह सकते हैं। दूसरे डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट, जिसे रिस्पॉन्सिबल पार्टी भी कह सकते हैं। तीसरी प्रैक्टिशनर यानी ऑडिटर। 3 पार्टीज है। आप चाहे तो टर्म यूज कर लें शेयर होल्डर, चाहे टर्म यूज कर ले यूजर, चाहे कर ले डायरेक्टर, चाहे रिस्पॉन्सिबल पार्टी, चाहे ऑडिटर, चाहे प्रैक्टिशनर। तो दुनिया की किसी भी एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? 3। अच्छा बताइए, डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। शेयर होल्डर को यूजर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करनी है, इनके लिए बनाई जाती है। ऑडिटर को प्रैक्टिशनर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक प्रोफेशनल है जो प्रैक्टिस करता है, इसकी अपनी फर्म होती है, वेरिफिकेशन का काम करता है, इसीलिए इसे प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो दुनिया की किसी भी एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितने एलिमेंट हुए? 3। कौन कौन से? प्रैक्टिशनर, यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। आगे चलें। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर। दूसरा एलिमेंट कौन सा है जी मेरे भाई? दूसरा एलिमेंट कौन सा भैया? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है? सब्जेक्ट मैटर का मतलब है वो चीज जिसको वेरीफाई किया जा रहा है, वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन जिसको वेरीफाई किया जा रहा है। देखिए एश्योरेंस एंगेजमेंट में सब्जेक्ट मैटर बहुत से हो सकते हैं, बहुत सी चीजें दुनिया में जिनको वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आप बिल को अगर वेरीफाई करते हैं वो भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। उसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है? किस चीज को वेरीफाई किया जा रहा है? बिल को। लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है इसमें सब्जेक्ट मैटर हमेशा एक ही चीज हुई होगी जिसको हमने वेरीफाई करना है। वो चीज क्या होगी जिसको हमने वेरीफाई करना है? वो होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारे सिलेबस की हद तक सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो 2 एलिमेंट हो गए, पहला 3 पार्टी रिलेशनशिप, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, तीसरा सूटेबल क्राइटेरिया। सूटेबल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किसको कहते हैं? क्राइटेरिया कहते हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जिनके मुताबिक सब्जेक्ट मैटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। क्राइटेरिया किसको कहते हैं? उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जिनके मुताबिक सब्जेक्ट मैटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई हैं। क्या दुनिया में कोई एक ही क्राइटेरिया है? इसका जवाब है नहीं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के बहुत से रूल्स हैं। अभी तक आपने जितना वो सीएमए सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें से 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं, प्रोबेबली आप फेमिलियर होंगे दोनों के साथ। पहली एग्जांपल आईएफआरएस। क्या आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो सकती हैं? बिल्कुल, आईएफआरएस हमें रूल्स बताता है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो इसका मतलब है आईएफआरएस एक क्राइटेरिया है। क्या दुनिया में कोई एक ही क्राइटेरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए? नहीं नहीं, बहुत से क्राइटेरिया है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं क्राइटेरिया की। टैक्स बेसिस। क्या टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क के मुताबिक, टैक्स के रूल्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जा सकती हैं? किसी कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है? अगर आपने टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको अंदाजा होगा कि हम टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इनकम टैक्स वालों के रूल्स फॉलो करते हैं, और आईएफआरएस के रूल्स और टैक्स के रूल्स, प्रॉफिट दोनों के में कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन दोनों के रूल्स डिफरेंट है। जैसे एक छोटा सा डिफरेंस मुझे याद है, हमारे जमाने में जो टैक्स होता शायद अब भी हो, वो ये कहा करते थे कि आप, आईएफआरएस कहता था कि आपने इनकम एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पे रिगार्ड करना है, जबकि टैक्स में रूल होता था कि नहीं नहीं, आपने कैश बेसिस पे इनकम एक्सपेंस रिगार्ड करना है। तो देखिए, प्रॉफिट दोनों में कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन रूल्स फर्क है। तो क्राइटेरिया का क्या मतलब? वो रूल्स एंड रेगुलेशन जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। अच्छा, इसके साथ नोट कीजिए, लफ्ज सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है बल्कि सूटेबल भी है। सूटेबल भी है। सूटेबल का मतलब क्या है? कि आपने जिस क्राइटेरिया के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है उसे ध्यान से सेलेक्ट करें, उसे ध्यान से सेलेक्ट करें। टास्क करके सेलेक्ट ना करें कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके मुताबिक बनाता हूं, टास्क करता हूं, हेड आया आईएफआरएस के मुताबिक, टेल आया टैक्स बेसिस के मुताबिक, ऐसे नहीं। वो कहता है थोड़ा सोच लें। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ज्यादातर शेयर होल्डर्स के लिए, यूजर्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, तो आपको आईएफआरएस के मुताबिक क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, आईएफआरएस जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। और अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो इसलिए ताकि एफबीआर को जो टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं उसके साथ लगा सकें, तो फिर आपका जो क्राइटेरिया सूटेबल होगा टैक्स बेसिस होगा। तो बताइए, क्राइटेरिया और सूटेबल ये दोनों लफ्ज अलग अलग समझ आ गए, मतलब क्या है? ठीक है, तो सूटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए। 3 एलिमेंट हो गए, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया। नेक्स्ट, एविडेंस। एविडेंस किसको कहते हैं? देखिए, एविडेंस हर उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जिसकी बेस पे ऑडिटर इस काबिल बनता है कि वो बता सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। जो भी ऑडिटर वेरिफिकेशन प्रोसीजर के दौरान में इंफॉर्मेशन हासिल करता है, जो भी जिसकी बेस पे ऑडिटर ये कंक्लूजन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि नहीं, उसे कहते हैं एविडेंस। जैसे आपने सुना होगा अक्सर, बाज़ औक़ात वो कोई मूवीज वगैरह में वो सीन होता है कोर्ट का, और उसमें जज कह रहा होता है तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये मुलजिम जो है ये जुर्म किया और उसको फांसी पे लटका दो, जो भी आगे उसका फैसला है। अब देखें, जज, अगर आपने कभी गौर से देखा, नोट किया हो, तो जज कभी भी डायरेक्ट कंक्लूजन, डायरेक्ट डिसीजन, डायरेक्ट ओपिनियन नहीं देता। वो हमेशा पहले ये बताता है कि मैं ओपिनियन दे रहा हूं, डिसीजन दे रहा हूं, फैसला मैं इस वजह से फैसला नहीं दे रहा कि इस बंदे की शक्ल मुझे पसंद नहीं है, इसको फांसी पे लटका दो। वो कहता है नहीं नहीं, मेरा बेसिस ऑफ डिसीजन ये नहीं है, बल्कि बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है? एविडेंस। ये जो तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में ये जो अल्फाज बोलता है, ये कह रहा है कि मैं एविडेंस की बेस पे ये फैसला दे रहा हूं। ये सबूत और गवाहों के बयानात कहलाते हैं एविडेंस। ठीक है, एविडेंस क्या हुआ? इसी तरह अगर जज एक प्रोफेशनल बंदा है, प्रैक्टिस प्रोफेशनल है, उसी तरह क्या ऑडिटर भी एक प्रोफेशनल नहीं है? मुझे बताइए, वो जो स्टेटमेंट दे, क्या उसकी बेस में भी कोई ना कोई एविडेंस, इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो साबित कर रही हो कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो ठीक है? मुझे बताइए, मैं एक टीचर हूं, और एग्जांपल लीजिए,
मेरे पास एक किसी स्टूडेंट के पेरेंट है, वालिदैन है, कहने लगे सर बताइए हमारा बच्चा जो है वो आई कैप के एग्जाम में पास होगा कि नहीं। अब मुझे बताइए, क्या मुझे सिर्फ उस बच्चे की शक्ल देख के बता देना चाहिए पास होने वाला है, या शक्ल देख के बता देना चाहिए फेल होने वाला है? नहीं, मुझे किसी ना किसी एविडेंस की बेस पे उन्हें यह बताना होगा कि ये पास होने वाला है या फेल होने वाला है। वो एविडेंस क्या हो सकता है? वो एविडेंस हो सकता है उस स्टूडेंट का अटेंडेंस का रिकॉर्ड, वो एविडेंस होगा उसके वीकली टेस्ट का रिकॉर्ड, क्लास में पार्टिसिपेशन कितनी करता है, क्वेश्चनिंग कितनी करता है। मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड, इस सारे रिकॉर्ड को सामने रख के फिर ही मुझे ये बताना चाहिए, ओपिनियन देना चाहिए कि ये स्टूडेंट पास होने वाला है या फेल होने वाला। ये मेरा सारा एविडेंस है। अब अगर मैं ऑडिटर हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मैंने ओपिनियन देना ठीक है कि नहीं, तो बताइए क्या मेरे पास कोई एविडेंस होना चाहिए? वो एविडेंस क्या होगा जो ये बता रहा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं? याद रखें, ये एविडेंस क्या होगा ये वेरी करता है एरिया टू एरिया। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एरिया को वेरीफाई करने के लिए एविडेंस कुछ और होगा, किसी एरिया को वेरीफाई करने के लिए एविडेंस कुछ और होगा। फर्ज कीजिए मैं आपको एलोकेट करता हूं, मैं एक मैनेजर हूं टीम का और मेरे पास 10 लोगों की टीम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने 10 लोगों की टीम ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना। याद रखिए ऑडिट एक बंदे का काम नहीं होता, ये पूरी टीम जाती है। तो 10 बंदों की टीम है। अब मैंने इनको ये कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस आ रहा है इसको वेरीफाई करना। बताइए आपके पास क्या एविडेंस होगा जो ये साबित कर रहा होगा कि जो बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस लिखा हुआ है वो ठीक है कि गलत है? तो बैंक स्टेटमेंट। शाबाश। बैंक स्टेटमेंट में अगर बैलेंस वही है जो बैलेंस शीट में लिखा, ठीक है, अगर बैलेंस मैच करता है, या जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में जो बैलेंस मौजूद है, ये अगर आपस में मैच करते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास एविडेंस है किस चीज का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। और अगर ये चीजें आपस में मैच नहीं करती तो भी हमारे पास एविडेंस है। लेकिन अब किस चीज का एविडेंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है? अगर मैं आपसे कहूं सेल्स को वेरीफाई करो, आपके पास होगा सेल्स को वेरीफाई करने के लिए सेल्स इनवॉइसेस वगैरह। अगर सेल इनवॉइसेस मैच करती हैं उस सेल के साथ जो रिकॉर्ड हुई है, इसका मतलब हमारे पास एविडेंस है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। और अगर जो सेल इनवॉइसेस की अमाउंट्स है वो कुछ और है और जो इनकम स्टेटमेंट में सेल रिकॉर्ड हुई है वो कुछ और है, फर्क, तो स्टिल ये भी एविडेंस है। लेकिन अब ये किस चीज का एविडेंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इसका मतलब है अगर हम रिपोर्ट में ये कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, फिर भी हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। अगर हम रिपोर्ट में ये कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है, फिर भी हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। बात समझ आ रही? अगर मैं आपसे ये कहूं कि यूटिलिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, इनको वेरीफाई करना है, बताइए क्या एविडेंस लेंगे आप? आपके पास क्या एविडेंस होगा? बिजली के बिल होंगे। शाबाश। अगर बिजली के बिल की जो अमाउंट है और जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है वो दोनों मैच करती हैं, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, एविडेंस मिल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। और अगर बिल की अमाउंट कुछ और है, एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ कुछ और है, इसका क्या मतलब हुआ? अभी भी एविडेंस मिल गया, लेकिन क्या एविडेंस मिला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। तो एविडेंस पता चल गया क्या? एविडेंस का मतलब है हर वो इंफॉर्मेशन जिसको हम यूज करते हैं किस पर्पस के लिए, ताकि हम ओपिनियन दे सकें, हर वो इंफॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं एविडेंस। ठीक है, जिसे जज क्या कहता है? सबूत और गवाहों के बयान। तो बताइए हमें एज प्रोफेशनल किसी भी बंदे को कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो हवाई स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि उसकी सपोर्ट में हमारे पास एविडेंस होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। आ रही एग्जांपल, ये क्या है? अब ये मैं नहीं बता रहा आपको, आप खुद गेस कीजिए। फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा? रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट, जिसमें ये एक 2-3 सफों की रिपोर्ट होती है, जिसमें ऑडिटर शेयर होल्डर्स को बता रहा है
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या इनमें कोई गड़बड़ है, मसला है। रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट, ठीक है, ये एक नॉर्मली स्टैंडर्ड पेज होता है, 2-3 सफ़े होंगे, और इसमें रिपोर्ट में वैसे बहुत सी चीज़ें होती है। रिपोर्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारा रिजल्ट कार्ड जो ICAP भेजता है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, डेट होती है, एड्रेस होता है, नाम लिखा होता है, साइन होते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या होती है? पास है क्या, नतीजा, कंक्लूजन। तो ऑडिटर अपना जो कंक्लूजन देगा, बताइए ज़बानी कलामी देगा कि रिटर्न फॉर्म में? उसको क्या कहते हैं? रिपोर्ट, एश्योरेंस रिपोर्ट, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। तो हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए? 5 एलिमेंट। 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। अगर ये 5 एलिमेंट आपको समझ आ गए तो एक छोटी सी एग्जांपल से मुझे कंफर्म कीजिए। फर्ज कीजिए आप सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए, ऑडिट सब्जेक्ट की, और पेपर देना है आपने। एज्यूम कीजिए कि ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, एज्यूम कीजिए, रफली एग्जांपल, एश्योरेंस एंगेजमेंट है। मुझे बताइए इसमें 3 पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? एक आप, एक ICAP, और एक आपका टीचर और पेरेंट्स। टीचर और पेरेंट्स एक ही कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं, एक ही बात है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं। तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, कौन कौन सी? आप, ICAP, टीचर, पेरेंट। अच्छा बताइए इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है? कौन सा सब्जेक्ट है जो आपने तैयार करना है? ऑडिट। अच्छा क्राइटेरिया क्या है? किस क्राइटेरिया के मुताबिक सब्जेक्ट मैटर तैयार करना है हमने? ICAP का सिलेबस, शाबाश। अच्छा आपको एक बात बता दूं, इंडिया में भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी है, वहां पे भी ऑडिट का पेपर पढ़ाया जाता है, उनका भी सिलेबस है, उसके मुताबिक तैयारी ना करवा दूं आपको? नहीं नहीं, वो भी क्राइटेरिया है, लेकिन वो सूटेबल नहीं है हमारे लिए, उधर के लोगों के लिए सूटेबल है। अच्छा बताइए ICAP जब आप पेपर दे के आते, ICAP आपको जो रिजल्ट भेजता है वो कौन सा एलिमेंट है? ना 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 ना, वो रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट है, जिसमें ICAP ये कह रहा है कि आप पास हैं कि फेल हैं, वो रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की सपोर्ट में ICAP के पास एविडेंस क्या है वाला? आपका पेपर, शाबाश, ठीक है। तो ये एलिमेंट क्लियर हुए। अब देखें, क्या अगर ICAP कहता है कि आप कोई स्टूडेंट पास है, इसका एविडेंस ICAP पास होगा? अगर ICAP कहता है कि स्टूडेंट फेल है, क्या इसका एविडेंस होगा? बिल्कुल होगा, दोनों सूरतों में होगा, ठीक। अच्छा अब आगे चलते हैं। अगर अब 5 एलिमेंट्स क्लियर हो गए, वापिस आते हैं डेफिनेशन की तरफ। अब देखिए इंशाल्लाह हमने डेफिनेशन के हिस्से किए, उनको समझा, अब इसको वापिस इकट्ठा जोड़ते हैं। कहता है जी एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, सुनिएगा आप। कहता है एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर obtains evidence about valuation of a subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of intended users other than responsible party. एश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसी एंगेजमेंट है इन विच ए प्रैक्टिशनर, यहां पे होता है प्रैक्टिशनर, क्या करता है प्रैक्टिशनर? एविडेंस ऑब्टेन करता है। किस चीज के बारे में? ताकि वेरीफाई करने के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करता है किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने का, कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई किया है, कि क्या क्या चीज वेरीफाई की है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी, ठीक है, अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया, एंड एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन, और यह देखने के बाद कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक बनी है कि नहीं, वो कंक्लूजन देता है रिपोर्ट की शक्ल में। किस लिए? ताकि यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सके, क्योंकि जब ऑडिटर रिपोर्ट देता है यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। बाकी सारी डेफिनेशन समझ आ गई। एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन व्हिच ए प्रैक्टिशनर विल हैव अबाउट वैल्यूएशन ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया एंड एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। ये अदर देन रिस्पांसिबल पार्टी क्या है?
हमने रिस्पॉन्सिबल पार्टी को बुलाया, हमने कहा भाई बात सुनो, हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं इसमें सारे यूजर्स का कॉन्फिडेंस इनहेंस हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी बात सुनो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं इनहेंस हो रहा, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्यों लिखा हुआ है? उसने कहा इसलिए कि हमारा कॉन्फिडेंस तो पहले से ही मैक्सिमम था। भाई हमने खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, हमारा कॉन्फिडेंस तो पहले ही मैक्सिमम था। ये तो कॉन्फिडेंस उन लोगों का बढ़ता है, इंक्रीज होता है जिनको शक शुबा होता है इनके ऊपर। तो अब देखिए क्या क्लियर हुआ आपको कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है। चलिए अभी आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं, इसकी रीडिंग कर लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये टर्म यूज हुई है, इसी कंसेप्ट में यूज हुई है टर्म। जी 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 बिल्कुल, हिस्टोरिकल सुन लीजिए। आपने अभी तक जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हैं वो पास्ट की ट्रांजैक्शन पे बेस कर रही हैं, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो पास्ट की ट्रांजैक्शन पे उसे कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन आपने अभी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई तो नहीं, लेकिन ध्यान में रखिए दुनिया में ऐसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं जो फ्यूचर की ट्रांजैक्शन की बेस पे प्रिपेयर की जाती हैं। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि फ्यूचर की ट्रांजैक्शन जो है उसकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर की जा सकती है। आपने शायद सुना होगा एक टर्म बजट। बजट क्या होता है? बजट में यही करते हैं, फ्यूचर की ट्रांजैक्शन को हम प्रिडिक्ट करते हैं और फिर उसकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो फ्यूचर की ट्रांजैक्शन की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है इन्हें कहते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है बजट, ठीक है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। और कोई क्वेश्चन?
बिल्कुल, हाँ जी, वो कुछ बस, लेकिन वो बेसिकली प्रिडिक्ट फ्यूचर को कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं लेवल ऑफ एश्योरेंस। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान में रखिएगा, हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टडी किए हैं। आप अगले जो 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, उन 3 चैप्टर्स में इन्हीं 5 एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चैप्टर 2, 3, 4 में 1 बाय 1 हम इन सारे एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। और जब आप चैप्टर 4 पढ़ लेंगे, यानी ये सारे के सारे एलिमेंट्स डिटेल में स्टडी हो चुके होंगे, तो आपने पूरे ऑडिट का ओवरव्यू ले लिया होगा। चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर्स हमारे पूरे ऑडिट की बेस डेवलप कर देते हैं और ओवरव्यू बता देते हैं हमें कि ऑडिट जो है वो चलता कैसे। ये पूरे ऑडिट का एक तरह से एक सैंपल है। अगर आपको ये पहले 4 चैप्टर्स आसान लगे, इसका मतलब है बाकी का ऑडिट भी आपके लिए आसान होगा। अगर ये पहले 4 चैप्टर्स आपको मुश्किल लगे, इसका मतलब बाकी का ऑडिट भी आपके लिए मुश्किल होगा। और अगर ये पहले 4 चैप्टर्स आपको मॉडरेट लगे, इसका मतलब है बाकी का ऑडिट भी आपके लिए मॉडरेट होगा। तो अभी हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट को कवर किया है, लेकिन ये ना समझिएगा ये कंसेप्ट यहीं पे खत्म हो गया। इस कंसेप्ट ने अभी खुल के हमारे सामने आना है चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में। नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ एश्योरेंस के एश्योरेंस के कितने लेवल हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, डेली लाइफ में हम एक दूसरे को डिफरेंट स्टेटमेंट्स देते हैं, क्या उन स्टेटमेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो सबका एक जैसा होता है? जैसे हम किसी स्टूडेंट से पूछे, भाई आप बताओ कि आपके ख्याल में आप पेपर पास कर लोगे? अब दोनों स्टूडेंट कहेंगे सर इंशाल्लाह पेपर पास कर लेंगे, लेकिन हो सकता है एक का कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा हो, एक का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो। जिसने तैयारी कम की होगी उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होगा, उसे पता होगा मैंने कैसी तैयारी की है। और जिसने तैयारी ज्यादा की होगी उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखें, हम डेली लाइफ में जो स्टेटमेंट्स देते हैं एक दूसरे को, उनमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एक जैसा नहीं होता। कभी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है, कभी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। आपने मैथ स्टैट पढ़ा, स्टैट में एक टॉपिक हुआ करता था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसमें आपको याद है हम कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया करते थे हाइपोथेसिस, उसके बारे में उसको टेस्ट करते थे कि वो ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कहा करते थे कि फर्ज कीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने से शुगर हो जाती है, ये एक हाइपोथेसिस है। इसको जब टेस्ट करना होता था तो मुझे याद है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल चीज होती थी, कॉन्फिडेंस लेवल डिटरमिन करते थे। वो कभी होता था 95%, कभी होता था 99%, कोई और परसेंटेज भी होती थी। 95% भी कॉन्फिडेंस लेवल होता था, 99% भी होता था। हाँ, 100% नहीं होता था, 100% कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता था। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ये कहता, 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं मैं 95% श्योर हूं कि ये ठीक है, 5% अभी भी चांस है कि शायद ये गलत हो। अगर मैं ये स्टेटमेंट कि ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने से शुगर हो जाती है 99% कॉन्फिडेंस के साथ दे रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं 99% कॉन्फिडेंट हूं कि स्टेटमेंट ठीक है, 1% मैं कह रहा हूं अभी भी चांस है कि हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत हो। दुनिया में हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हो जो ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं उन्हें शुगर ना होती हो, उनके लिए तो स्टेटमेंट गलत होगी। तो मुझे बताइए, उसी तरह अब ऑडिटर भी स्टेटमेंट दे रहा है शेयर होल्डर्स को। क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि नहीं। बताइए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिटर शेयर होल्डर को स्टेटमेंट दे रहा है, क्या वो एक ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा या एक से ज्यादा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है? एक से ज्यादा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अटेंटिव होकर सुनिएगा अगले 10-12 मिनट। तो कॉन्फिडेंस लेवल एक से ज्यादा है। मैं पहले आपको इन कॉन्फिडेंस लेवल को कंसेप्चुअल वर्डिंग में एक्सप्लेन करूंगा, फिर एज यूजुअल हम टेक्निकल वर्डिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, हमारी किताबें कहती हैं कि 3 तरह के लेवल ऑफ एश्योरेंस हैं।
कितनी तरह के लेवल ऑफ एश्योरेंस है? 3 तरह के। एक है 70% लेवल ऑफ एश्योरेंस, एक है 95% लेवल ऑफ एश्योरेंस और एक है 100% लेवल ऑफ एश्योरेंस। 70%, 95% और 100%। अगर लेवल ऑफ एश्योरेंस 70% है तो इसका मतलब है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में 70% श्योर हैं कि वो ठीक है। 30% अभी भी चांस है कि हो सकता है उनमें गलतियां हों। अगर लेवल ऑफ एश्योरेंस 95% है तो इसका मतलब है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में 95% श्योर हैं कि वो ठीक है। 5% हो सकता है अभी भी चांस ऑफ एरर है कि उनमें कुछ गलतियां हों। और एक है 100%। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये हम अपने ऑफिस, हम प्रैक्टिशनर हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजर आया, शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव आया, कहने लगा सर हमारी मैनेजमेंट ने हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देनी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले आप उनको वेरीफाई कीजिए, हमें रिपोर्ट दीजिए, फिर हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पर डिसीजन मेकिंग करें। तो क्या आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर देंगे? हमने कहा बिल्कुल, इसीलिए तो बैठे। उसने कहा अच्छा ठीक है सर, मुझे बताइए कि आप कितने लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। हमने कहा देखो भाई, ये मेन्यू तुम्हारे सामने है, इसमें देखो 3 ऑप्शन नजर आ रही हैं। एक है 70% वाली एश्योरेंस, एक है 95% वाली एश्योरेंस, एक है 100% वाली एश्योरेंस। 100% वाली एश्योरेंस अभी खत्म हुई है, ये नहीं, ये अवेलेबल नहीं है। जैसे होटल में जाते हैं, कहता ना ये मेन्यू में ये आइटम अवेलेबल नहीं, मैंने 100% अवेलेबल नहीं है, 70% और 95% में से कोई सेलेक्ट करें। कहने लगा सर पहले मुझे बताइए दोनों में फर्क क्या है। तो फर्क सुनिए, हमने कहा अगर तुम 70% वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, इसका मतलब ये होगा कि हम तकरीबन 70% श्योर हो कि आपको कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत। या आसान अल्फाज में, रफली स्पीकिंग, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई 70% के करीब ट्रांजैक्शन को चेक करके तुम्हें बताएंगे ठीक है गलत। तो 30% अभी भी चांस होगा कि हो सकता है उनमें कुछ गड़बड़ हो। उसने कहा अच्छा, और 95% का मतलब क्या? हमने कहा 95% का मतलब ये कि हम तकरीबन 95% ट्रांजैक्शन चेक करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, रफली स्पीकिंग, और 95% कॉन्फिडेंट हो कि आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। 5% अभी भी चांस ऑफ एरर है कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। उसने कहा सर बात यह है कि हमारी जो मैनेजमेंट है ना वो ईमानदार है, ठीक है, वो काफी अरसे से काम कर रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं करते होते। हम तो सिर्फ आप अपना एक्स्ट्रा सिक्योर होना चाहते हैं, इसीलिए हम आपसे चेकिंग करवाना चाह रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, हमें 70% वाली एश्योरेंस दे दीजिए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताइए, ये जो हमारी उसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ कि 70% वाली एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, ये ज़बानी कलामी साइन हो जाना, एग्रीमेंट हो जाना चाहिए कि रिटन फॉर्म में? रिटन फॉर्म में। वो जो रिटन फॉर्म में पेज होता है ना जिसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री होते, उसे कहते हैं एंगेजमेंट लेटर। हम उसे कहते हैं भाई फॉरन एंगेजमेंट लेटर रिटन फॉर्म में एग्री कर लो, ताकि साबित हो जाए कि हम लोगों को तुमने अपॉइंट किया है। ये ना कल को तुम्हारी मैनेजमेंट के पास पहुंचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए, वो कहे भाई आप मुंह उठा के किधर आ गए, कौन लोग हैं आप, तो मुझे दिखा सके भाई हमारा रिटन एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ। हमने कहा भाई अब आप घर जाइए, हमारा काम शुरू होता है। यहां से एंगेजमेंट लेटर साइन किया, उसको घर भेज दिया, अब हम कंपनी में चले गए। मुझे ये बताइए, हमने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करके एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। अगर हम शेयर होल्डर्स को ये बताना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, तो क्या पहले हमें खुद श्योर नहीं होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं? भाई पहले हम खुद श्योर होंगे, फिर ही शेयर होल्डर को श्योरिटी दे सकेंगे ना, एश्योरेंस दे सकेंगे। तो इसका मतलब है पहले हमने खुद एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, फिर शेयर होल्डर्स को बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। तो खुद एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। कैसे करेंगे? घर बैठ के कुछ काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? क्लाइंट की प्रेमिसेस में। तो हम क्लाइंट की प्रेमिसेस में गए, हमने वहां पे जाके प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू किए। प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा? एविडेंस मिलेगा। एविडेंस मिलेगा तो क्या होगा? एश्योरेंस मिलेगी। तो अब देखते जाइए
लिंक क्या है? हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए, हमें एविडेंस मिला, हमारी एश्योरेंस बढ़ती गई। मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस। ठीक है, बोलते जाए, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस। देखें 50% के करीब एश्योरेंस हो गई। क्या मुझे अपना एंगेजमेंट खत्म कर देनी चाहिए? अभी काम पूरा नहीं हुआ। क्या 50% पे आके एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हो गया? नहीं हुआ। इसका मतलब है और काम करना पड़ेगा। मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, 70% पे आ गए। बताइए क्या अब एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हो गया? बिल्कुल हो गया। इतना एविडेंस काफी है क्योंकि नेचर ऑफ एंगेजमेंट ही 70% वाले थे। ठीक है, अब मैं क्या यूजर को ये एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल, लेकिन कितनी परसेंट? 70%। अगर मैं तकरीबन 70% ट्रांजैक्शन चेक की, 70% कॉन्फिडेंट हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग 30% है, ये क्या चीज है? इसे कहते हैं रिस्क। इसे क्या कहते हैं? रिस्क, ऑडिट रिस्क। किस चीज का रिस्क? कि अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुछ समझ आई बात? नहीं, दोबारा पढ़ते। हम अपने ऑफिस में बैठे, दरवाजा खुला, शेयर होल्डर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव आया, कहने लगा सर हमारे मैनेजमेंट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देना चाह रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप उनको वेरीफाई करें, हमें रिपोर्ट दें, हमारी तसल्ली हो जाए, फिर हम डिसीजन मेकिंग करें उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। हमने कहा बिल्कुल तैयार है, इसलिए तो बैठे हैं। तो बताइए कि कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस रिक्वायर्ड है? उसने कहा सर कितनी लेवल के एश्योरेंस हो, कितने टाइप के, कितने लेवल है एश्योरेंस के? हमने कहा ये देखो मेन्यू, इसमें 3 तरह की एश्योरेंस नजर आ रही होगी। हमारी किताबों में 3 तरह की एश्योरेंस है। एक है 70% वाली, एक है 95% वाली, एक है 100% वाली। 100% वाली अवेलेबल नहीं है। 70% और 95% वाली एश्योरेंस में से बताइए। उसने कहा सर हमारी जो मैनेजमेंट है ना, ये इसके ऊपर हमें शक शुबा है कि ये कुछ गड़बड़ कर रही है, इसलिए आप हमें 70% नहीं बल्कि 95% एश्योरेंस लेवल के साथ बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। नोट कीजिए कि जो लेवल की सिलेक्शन करनी होती है ना, चॉइस कि कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस रिक्वायर्ड है, ये हमें यूजर बताता है। ये ऑडिटर की, एश्योरेंस प्रोवाइडर की मर्जी नहीं होती। यूजर बताता है और स्टार्ट में बता देता है। हमने कहा ठीक है सर, हम आपको 95% एश्योरेंस लेवल प्रोवाइड कर देते हैं। बताइए यूजर को ऐसे ही घर भेज दें कि ये जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है इसको रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। उस पेज को क्या कहते हैं? एंगेजमेंट लेटर। अब एंगेजमेंट लेटर यूजर चला गया घर। अब हमने क्या किया? ऑडिट शुरू किया। क्या करना है हमने? अब प्रोसीजर, शाबाश, प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एविडेंस मिलेगा। तो क्या होगा? एश्योरेंस इंक्रीज होगी। मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस। 50% पे आके रुक जाऊं क्या? क्या एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हुआ? अभी नहीं हुआ। मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, 70% पे आके रुक जाऊं? क्या एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हुआ? भाई थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था 70% पे सर हो गया। वो लेवल ऑफ एश्योरेंस डिफरेंट था, वो क्लाइंट ने दूसरा लेवल ऑफ एश्योरेंस मांगा था। तो अब मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, 95% पे आके रुक जाऊं क्या? बिल्कुल, अब एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हुआ। तो मुझे बताइए 95% लेवल ऑफ एश्योरेंस का मतलब ये है कि मैंने तकरीबन रफली स्पीकिंग 95% के करीब ट्रांजैक्शन चेक कर लिए हैं, 95% कॉन्फिडेंट हूं कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। तो बताइए अगर मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं तो ये रिमेनिंग 5% क्या है? ऑडिट रिस्क। यानी किस चीज का रिस्क? कि अभी भी हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो, गड़बड़ हो। गड़बड़ भाई देखें दोनों में क्या रिस्क सेम है? खुद बताइए। इस वाली में रिस्क कम है, इस वाले लेवल में रिस्क ज्यादा है। अच्छा, अब ये कंसेप्ट समझ आ गया? अब सुनिए, इसको मैं अब टेक्निकल वर्ड में कन्वर्ट करने लगा हूं।
ये जो हमारी 70% वाली एश्योरेंस जिसको हमने कहा ना, इसको हम किताबों में जो टेक्निकल नाम है वो 70% वाली एश्योरेंस नहीं है, बल्कि किताबों में इसका टेक्निकल नाम है लिमिटेड एश्योरेंस। जो 95% वाली एश्योरेंस है इसका टेक्निकल नाम है रीजनेबल एश्योरेंस। तो आइंदा कभी भी मैं 70% वाली एश्योरेंस या 95% वाली एश्योरेंस नहीं कहूंगा, बल्कि मैं हमेशा क्या कहूंगा, लिमिटेड एश्योरेंस या रीजनेबल एश्योरेंस। तो आपको मतलब समझ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस जो है, रीजनेबल एश्योरेंस, इसके कुछ और अल्टरनेट नेम भी हैं, अगर आप कहें तो वो भी बता दूं। रीजनेबल एश्योरेंस का एक दूसरा नाम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस भी है, एक तीसरा नाम पॉजिटिव लेवल ऑफ एश्योरेंस भी है, और लिमिटेड एश्योरेंस का एक दूसरा नाम मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस भी है, और इसका एक तीसरा नाम नेगेटिव एश्योरेंस भी है। जो 100% वाली एश्योरेंस है इसका नाम है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ABSOLUT, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो एश्योरेंस के कितने लेवल किताबों में डिस्कस हुए हैं? 3। कौन कौन सा? एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस। और हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस आप कभी भी क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते, लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं या रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जहन में क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते क्लाइंट को। देखें, इसके बारे में डिस्कशन हमने नेक्स्ट लेक्चर में करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम क्यों अपने क्लाइंट्स को एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। आज के लेक्चर में फोकस इन दो के ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है। इसके ऊपर डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आते हैं लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस। देखिए, रीजनेबल एश्योरेंस को हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस क्यों कहते हैं और लिमिटेड एश्योरेंस को मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्यों कहते हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं हमने बनाई, इसको देख के जाहिर हो रहा है भाई रीजनेबल को हाई इसलिए कहते हैं कि इसमें देखिए लेवल ऑफ एश्योरेंस निस्बतन ज्यादा है, इसमें जरा मॉडरेट लेवल का है उसकी निस्बत, इसीलिए इसे हाई लेवल और रीजनेबल को हाई लेवल कहते हैं और लिमिटेड को मॉडरेट। ये तो समझ आ गया कि रीजनेबल को हाई क्यों कहते हैं और लिमिटेड को मॉडरेट क्यों कहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आया कि रीजनेबल को पॉजिटिव क्यों कहते हैं और लिमिटेड को नेगेटिव क्यों कहते हैं। ये समझ नहीं आया। अब देखें जरा एग्जाम्पल गौर से सुनिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्हें पॉजिटिव इसलिए कहते हैं कि जब ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है ना, तो रिपोर्ट जब लिखता है उसकी वर्डिंग पॉजिटिव होती है, जो ओपिनियन कंक्लूजन दे रहा है उसकी वर्डिंग पॉजिटिव होती है। जबकि लिमिटेड एश्योरेंस के केस में ऑडिटर जब रिपोर्ट दे रहा होता है तो इसकी वर्डिंग नेगेटिव होती है। मतलब क्या हुआ, मैंने आपको असाइनमेंट दी केस स्टडी करके लाओ, ये भाई अगले दिन केस स्टडी करके लाएंगे ना कि सर केस स्टडी चेक कीजिए। मैंने केस स्टडी चेक की और गौर से सुनिएगा मैंने कहा क्या, ये ले भाई, इसने सर क्वेश्चन मैंने ठीक किया, अब मेरी स्टेटमेंट क्या है, ये ले आपकी केस स्टडी ठीक है। केस स्टडी इन्होंने भी कहा सर ये भी केस स्टडी मेरी भी चेक करिए। मैंने केस स्टडी इनको देखा, अब इनको केस स्टडी वापस की और इनको स्टेटमेंट क्या दी, मुझे गलती नजर नहीं आई। इनको क्या कहा था, ठीक है, इनको क्या कहा, गलती नजर नहीं आई। जरा बताइए दोनों में लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सेम है क्या, फर्क किस में ज्यादा है, पहले वाले में ज्यादा है, दूसरे वाले में कम है। इसी तरह ऑडिटर जब ओपिनियन दे रहा होता है, रिपोर्ट लिख रहा होता है, अगर वो उसके अल्फाज ऐसे हों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो ये पॉजिटिव वर्डिंग है या नेगेटिव, ये कौन सी एश्योरेंस है, रीजन। और अगर ऑडिटर कहे मुझे गलती नजर नहीं आई, तो ये पॉजिटिव वर्डिंग है कि नेगेटिव है, और ये कौन सी एश्योरेंस होगी, लिमिटेड। अब सुन लीजिए वर्डिंग क्या होती है उसकी, एक्चुअली क्या कहता है रीजनेबल एश्योरेंस में, ऑडिटर क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव। लिमिटेड एश्योरेंस में वर्डिंग क्या होती है जरा सुनिएगा, और ये वर्डिंग आपको समझ नहीं आएगी, मकसद सिर्फ आपको इनके अल्फाज के साथ फेमिलियर करवाना है, समझाना नहीं। अगर समझ आ जाए तो वो बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन
जो टारगेट है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि आप फेमिलियर हो जाए वर्डिंग के साथ। इसमें नोट कीजिएगा, आपको सिर्फ इतना नोट करवाना है कि इसमें नेगेटिव की वर्डिंग यूज हो रही है लिमिटेड एश्योरेंस में। लिमिटेड एश्योरेंस में जब ऑडिटर ये कहता है मुझे गलती नजर नहीं आई, एक्चुअली रिपोर्ट में क्या लिखा होता है, क्या लिखता है, कहता है nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view. Nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view. अब देखें इसमें वो घुमा के यही कह रहा है कि मुझे गलती नजर नहीं आई। देखें नेगेटिव सेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसीलिए लिमिटेड एश्योरेंस को नेगेटिव एश्योरेंस भी कहा जाता है और रीजनेबल एश्योरेंस को पॉजिटिव एश्योरेंस भी कहा जाता है। तो फर्क समझ आया? बताइए लेवल ऑफ एश्योरेंस के कितने लेवल ऑफ एश्योरेंस है? 3। कौन कौन सा? एब्सोल्यूट, रीजनेबल और लिमिटेड। कौन सा वाला लेवल ऑफ एश्योरेंस हम कभी प्रोवाइड नहीं करते? एब्सोल्यूट। क्यों नहीं करते? नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी आते हैं रीजनेबल और लिमिटेड की तरफ। एग्जाम में अगर हमसे पूछे भाई रीजनेबल एश्योरेंस को डिफाइन करो, हम क्या कहेंगे? अल्फाज गौर से सुनिए। हम कहेंगे रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस which is expressed in positive form of conclusion, that is in our opinion financial statements give true and fair view। कंसेप्ट इकट्ठे करके स्टेटमेंट बना दी। रीजनेबल एश्योरेंस को कहे डिफाइन करे, कैसे करना है? रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, दैट इज in our opinion financial statements give true and fair view। लिमिटेड एश्योरेंस को कहे डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करेंगे? लिमिटेड एश्योरेंस इज ए मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस which is expressed in negative form of conclusion, that is in our opinion, so that is nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view। तो क्लियर हुआ कैसे वर्डिंग? एग्जाम में जब डिफाइन करने को कहे ना, आपने सिर्फ इतना नहीं लिखना हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, so, बताना है एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ कंक्लूजन भी बताना है और एग्जांपल भी देनी आगे कि हमारी रिपोर्ट में एग्जांपल ये होगी फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। कुछ बात समझ आई? एंड में सिर्फ 2 बातें करने हैं आखिरी। पहले एक क्वेश्चन, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही बता दिया तो इसका मतलब है आपको कंसेप्ट सारा समझ आ गया आज का। बताइए क्या रीजनेबल एश्योरेंस का ये मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी भी गलतियां थी सारी की सारी हमने डिटेक्ट कर ली हैं? नहीं। 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है आपने, एक सही है एक गलत। सही ऑप्शन सेलेक्ट की मतलब सारा लेक्चर समझ आ गया, गलत ऑप्शन सेलेक्ट की मतलब कुछ भी समझ नहीं आया। पहली ऑप्शन रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब है? पहली ऑप्शन रीजनेबल एश्योरेंस इज ए गारंटी दैट all misstatements are identified। दूसरी ऑप्शन reasonable assurance means that most of the misstatements are identified। शाबाश, most of the misstatements are identified। याद रखें reasonable assurance का मतलब क्या है? most of the misstatements are identified। इसका यह मतलब नहीं है कि all of the misstatements are identified। चलें, तसल्ली होगी मेरी। एंड में सिर्फ एक बात, प्रैक्टिकली जब हम जाते हैं ना काम करने के लिए तो कुछ टर्म्स होती हैं प्रैक्टिस में ज्यादा बोली जाती हैं। प्रैक्टिस में जब आपको किसी जगह भेजा जाएगा, आप 2 बैचमेट होंगे, एक को भेजा जाएगा रीजनेबल एश्योरेंस पे और दूसरे को भेजा जाएगा लिमिटेड एश्योरेंस पे, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा जाओ भाई तुम्हें रीजनेबल एश्योरेंस पे भेजा जा रहा है, तुम्हें लिमिटेड एश्योरेंस पे भेजा जा रहा है। प्रैक्टिकली हमने इनके शॉर्ट नाम बनाए हुए हैं। हम कहते हैं जाओ भाई तुम्हें ऑडिट पे भेजा जा रहा है और जाओ तुम्हें रिव्यू पे भेजा जा रहा है। रीजनेबल एश्योरेंस को प्रैक्टिस में इसका एक दूसरा नाम क्या है? नाम समझ लें या एग्जाम्पल कह लें, जो भी। रीजनेबल एश्योरेंस का दूसरा नाम या एग्जाम्पल क्या है? ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने हैं। और अगर कोई आपसे कहे कि आपको रिव्यू पे भेजा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपने कौन सी एश्योरेंस प्रोवाइड करने हैं? लिमिटेड। एंड पे सुनिए छोटी सी बात, हम जब फर्म में बैठे होते थे
तो हम में से कुछ लोगों को आके सीनियर मैनेजर कहते थे आपको ऑडिट पे भेजा जा रहा है, कुछ को कहते थे तुम्हें रिव्यू पे भेजा जा रहा है, कुछ खुश होते थे, कुछ सैड होते थे। बताइए कौन से वाले खुश होते थे? रिव्यू वाले। क्यों खुश होते थे? उन्हें पता है काम कम करना पड़ेगा। और ऑडिट वाले जो होते थे सैड हो जाते थे, क्यों? उन्हें पता है काम ज्यादा करना पड़ा है। एश्योरेंस ऐसे नहीं आ जाती, एश्योरेंस एविडेंस से मिलती है, एविडेंस प्रोसीजर से मिलता है, प्रोसीजर के लिए काम करना पड़ता है। जी, तो कुछ क्लियर हुआ? चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इससे आगे चलेंगे।